सभी को सादर नमस्कार। आज हम पुरीश व स्रोतस के ऊपर बात करेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण पिछला वीडियो डिस्टर्ब हुआ। हम फिर से शुरू करते हैं। पुरीश व स्रोतस जो कि मूलतः आजकल आज की दुनिया में अगर आयुर्वेदिक वैद्य अगर प्रैक्टिस पे आता है तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जिस कंडीशन के आते हैं वो है पुरीश व स्रोतस। पुरीश व स्रोतस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं कि पेट साफ नहीं होता, एक कंप्लेंट। दूसरी कंप्लेंट वो बताते हैं कि सर कभी मोशन क्लियर होते हैं, कभी नहीं होते, कभी लूज मोशंस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसी सिचुएशन। कभी सिर्फ और सिर्फ लूज मोशन होते रहते हैं, कभी कुछ भी खाना नहीं पचता, ऐसी सिचुएशन। ये सारे के सारी जो अवस्थाएं हैं ये पुरीश व स्रोतस के अंतर्गत आती हैं। उन कंडीशंस में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किन हेतुओं के कारण, व्हाट आर द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसके कारण ये पेशेंट ऐसी कंप्लेंट्स कर रहा है। ग्रहणी की अवस्थाएं, अतिसार की अवस्था, अर्श की अवस्था और मलावष्टम की कंप्लीट अवस्था, ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं ये पुरीश व स्रोतस के अंतर्गत आती हैं। जब हम पुरीश व स्रोतस की बात करते हैं तो हमें ज़रूर से ही पुरीश धरा कला को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम पुरीश धरा कला को ध्यान में रखते हैं तो वो ध्यान में आता है और हमें ये समझ में आता है कि अस्थि धरा कला भी एक बड़ा सेगमेंट है जो कि सुश्रुत हमें बार बार एक्सप्लेन करते थे। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब भी अस्थि धरा कला खराब होगी तो पुरीश धरा कला खराब होगी, और जो पुरीश धरा कला है वही अस्थि धरा कला है। तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी हमारी शरीर की धारण कैपेसिटी, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, तभी तो हमें मानसिक रूप से अतिसार की कंडीशन प्राप्त होती है। क्योंकि मानसिक धारणा जब वीक पड़ती है तो उन कंडीशन में अतिसार अपने लक्षण दिखाने लगता है, जो कि क्लैरिफाई करता है कि अस्थि धरा कला और पुरीश धरा कला एक साथ चलेगी। साथ ही साथ पुरीश का काम जो है निस्सरण करना, उस पे जो मूलतः वायु आधारित रहती है वो है हमारी अपान वायु। तो जो भी चिकित्सा सिद्धांत दिए जाएंगे वो अपान वायु के काल में हमें देना चाहिए, अर्थात भोजन के पहले। भोजन जब पिछला भोजन पच चुका हो और अगला भोजन देना हो और उसके भी पहले अगर आपको औषधि देनी है तो वो अपान काल कहलाता है। तो औषधि का सेवन काल हमें क्लियर है, हमें ये क्लियर हो गया कि अस्थि धरा कला ही पुरीश धरा कला है तो उसके अनुरूप चिकित्सा करें। अब हमें देखना चाहिए कि हेतु, लक्षण और चिकित्सा, अर्थात इन ट्राइंगल्स पे हमें कैसे ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी डिसाइड करनी चाहिए। पुरीश धरा कला, उसका मूल हेतु, जब हम हेतु देखते हैं तो सबसे पहला ही हेतु हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है। पहला हेतु चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 20, जो हमें बता रहा है कि संधारण करने से, मल के वेग का या पुरीश के वेग का संधारण करने से हमें अनेकों अनेक लक्षण क्रिएट होंगे, और वो इसका नंबर 1 हेतु है हमारे पुरीश धरा कला को, पुरीश व स्रोतस को खराब करने के लिए। जो सबसे पहला हेतु है वो है हमारा संधारण करना। दूसरा हेतु अति अशन करना। ज्यादातर जीवा लोलुपता के कारण, जो जैसे कि ग्रहणी अध्याय में जब चरक चिकित्सा लिखी गई तो उसमें जब ग्रहणी अध्याय आया तो मूलतः यही बताया गया कि जितनी भी ग्रहणी दुष्टि होती है, अस्थि दुष्टि होती है, पुरीश धरा कला दुष्टि होती है या पुरीश व स्रोतस दुष्टि होती है, उसका मूल कारण और साथ ही साथ अन्न व स्रोतस दुष्टि का भी मूल कारण अति अशन है। अपनी मात्रा से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भोजन ज़्यादा बार लेना, यही अति अशन होता है और ये बहुत बड़ा हेतु है। पेशेंट की डाइटरी हिस्ट्री पूछी और वो अगर जीवा लोलुपता बहुत ज़्यादा है और उसकी डाइट इस तरीके की है कि वो एक्सेसिव क्वांटिटी में ले रहा है, जिसे हम कहते हैं कि ओवर ईटिंग करना, ऑल टाइम ओवर ईटिंग की अगर वो हिस्ट्री बताता है तो हमें बड़ा स्पेसिफिकली अति अशन को ध्यान में रखते हुए पुरीश व स्रोतस और अन्न व स्रोतस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और वो रिचेक करना पड़ेगा कि अन्न व स्रोतस के और भी हेतु अगर वो ले रहा है तो उनसे अन्न व स्रोतस दुष्टि होगी ही। वहां पर भी चिकित्सा और यहाँ पुरीश व स्रोतस की भी चिकित्सा बहुत कुछ सिमिलर रहेगी। हमें देखना है कि किस तरीके से उनमें सिमिलरिटी है और कैसे उसे डिफरेंशिएट करना है। तो अन्न व स्रोतस की जो मूल चिकित्सा बताई गई है वो अग्नि की चिकित्सा करने के लिए कहा है, तो वहां हम ग्रहणी की चिकित्सा करते हैं, सिर्फ दीपनी द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। जब पुरीश व स्रोतस दुष्ट होता है तो वहां पर हम अतिसार की चिकित्सा करते हैं, और यहाँ उस अतिसार में हमें संग्राही द्रव्यों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो यह इससे डिफ्रेंशिएट होता है कि वहां सिर्फ दीपनी द्रव्यों से काम बन जाएगा अगर अन्नवस्रोतस बस दुष्ट हुआ होगा, और अति अशन करने से अगर पुरीश्वस्रोतस भी उसने दुष्ट किया होगा तो हमें संग्राही द्रव्यों का भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसमें लूज मोशन की कंडीशन भी होगी। वहां पर लूज मोशन की सिचुएशन ना होके कभी लूज मोशन और कभी कंस्ट्रिक्टेड सिचुएशन या कॉन्स्टिपेशन होगा, जैसे हम मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम कंडीशन कहते हैं। तीसरी सिचुएशन जिसके कारण पुरीश्वस्रोतस खराब होता है उस कंडीशन का नाम है अजीर्ण। अजीर्ण की बहुत डिटेल में कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन करी है कि अजीर्ण क्यों होता है हमें, उसके जो हेतु हैं और गृहिणी के हेतु एब्सोल्युटली कॉमन है। तो अजीर्ण की अगर आपको हेतु देखने हैं तो आपको गृहिणी के हेतु एब्सोल्युटली देखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चरक चिकित्सा अध्याय 15, वहां पर 42 नंबर श्लोक में आपको प्राप्त होगा कि ये जो हेतु हैं वो अजीर्ण के भी हैं और वो भी गृहिणी के हैं। तो उसमें भी आप मोस्टली जो हेतु मिलेंगे आपको वो अन्नवस्रोतस दृष्टि को खराब करते हुए मिलेंगे, जैसे कि अधिक मात्रा में लेना, जब भोजन पिछला ना पचा हुआ उसके बाद भी अगर भोजन करता है पेशेंट, तो ये सब प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट हमारे सामने आता है। जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें बार बार मिलता है कि या तो वो अजीर्ण की सिचुएशन में बहुत ज्यादा ईटिंग कर रहा है, या कि जितनी उसकी डाइट है उससे ज्यादा वो भोजन कर रहा है जितनी उसकी ईटिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ अगर एक और कंडीशन है संधारण करने की, जिसमें हमें उसे ये प्राप्त होता है कि ये पेशेंट को जो सिचुएशन है जिसमें वो पुरीश वेग का विधारण बहुत बार करता है, उसे मोशन आते रहते हैं, वो मोशन को रोक कर रखता है और काफी लंबे समय तक करता है, और बार बार ये जो प्रैक्टिस करने के कारण उसका कंप्लीटली पूरी तरह कला समाप्त हो जाती है और उसे या तो कभी लूज मोशन होने लगते हैं या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो अतिसृष्टम अतिबद्धम ऐसी सिचुएशन पुरीश्वस्रोतस में भी क्रिएट होने से मिलती है। साथ में अध्यशन करने वाला, अध्यशन जो कि ज्यादातर आजकल कई बार एडवाइजेबल भी रहता है, जिम में लोग बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप फूड लेते रहिए, चाहे वो पचा हुआ हो चाहे नहीं पचा हुआ हो। तो अगर नहीं पचा हुआ है तो वो अध्यशन क्रिएट करेगा, वो आपको अन्नवस्रोतस को खराब करेगा, साथ ही साथ पुरीश्वरा कला को भी खराब करेगा। तो पुरीश्वस्रोतस के कारण आपकी जितनी लाइनिंग है, लोअर एब्डोमिनल लाइनिंग, पकवाशय के बाद की लाइनिंग, गुदा की लाइनिंग, ये सब वीक पड़ने लगती है, इसकी रिटेंशन कैपेसिटी खराब हो जाती है, और या तो कभी कभी एक्सेसिव रिटेन करता है या फिर कभी कभी एकदम से लूज मोशन। सो अध्यशन की सिचुएशन के कारण भी आपको गृहिणी के लक्षण दिखने लग जाते हैं या अतिसार के लक्षण दिखने लगते हैं। सो वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी उसके हेतुओं की हिस्ट्री आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें लक्षण जो है वो आएंगे और लक्षणों के बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना होगा। उसके आगे आता है एक बड़ा वर्ड जिसका नाम है दुर्बलो अग्निश्च। अग्नि दुर्बल होना अन्नवस्रोतस में हमने दूसरे नाम से लिखा था, जिसमें लिखा था वैगुण्यात पावकश्च। जो अग्नि की दुष्टि करने वाले हेतु हैं, यहां पर मंद अग्नि क्रिएट करने वाला, जब अग्नि दुर्बल हो जाती है तो लिखा है दुर्बलो अग्निश्च। जब आप चरक चिकित्सा अध्याय 15 गृहिणी का अध्याय देखेंगे तो वहां अग्नि के बारे में डिटेल करी गई है, और उस डिटेलिंग में आपको मिलता है कि दुर्बल अग्नि का जब रेफरेंस देते हैं, उसका रेफरेंस एग्जैक्ट आपको बताऊं तो चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 51 में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है कि दुर्बल अग्नि करती क्या है। दुर्बल अग्नि जो आप भोजन लेते हैं उसको विदाही कर देती है, मतलब अपचा कर देती है, अपचन क्रिएट कर देती है, और उस अपचन के बाद ईदर वो लूज मोशन क्रिएट करती है या फिर एक फोर्सफुल वॉमिटिंग क्रिएट करती है। इसके बारे में लिखा हुआ है दुर्बलो विदाही अति अन्नम तद्यात ऊर्ध्वम अधो अपीवा, मतलब या तो वो ऊपर के मार्ग से उसे निकाल देगी उस विदाही अन्न को, या फिर वो अधो मार्ग से निकालेगी। सो दुर्बल अग्नि में एक बेनिफिट भी है कि अगर आपकी अग्नि मंद है तो वो अपना काम करने के भी कोशिश करती है, या फिर आपको वॉमिटिंग रिफ्लेक्स क्रिएट होगा या फिर आपको लूज मोशन क्रिएट होंगे। सो ये जो है ये मूलतः हेतु है चरक विमानस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 20 में, ये बहुत स्पेसिफिकली पुरीश्वस्रोतस के मूल हेतुओं को बताते हैं। अब आती है लक्षणों की बात कि ये जो हेतु हैं इनके सेवन करने से आपको कैसे कैसे लक्षण मिलेंगे। अब लक्षणों में जब पहला हेतु हमने देखा कि संधारण करना ही इसका मूल हेतु है, तो इस लक्षणों को हमको दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। एक भाग जो एक्यूट लक्षण दिखाएंगे कि आपने संधारण किया आपको क्या क्या लक्षण मिलेंगे। दूसरा, आपने अतियशन किया तो आज अतियशन किया तो आपको नहीं क्रिएट होगा। दूसरा, अजीर्ण है तो आज तुरंत ही नहीं क्रिएट होगा। अध्यशन ने किया है तो आज तुरंत नहीं क्रिएट होगा। कई बार अध्यशन करने के कारण आपको एब्सोल्यूट पुरीश्वस्रोतस की दृष्टि क्रिएट होगी और उसके बाद अलग अलग तरीके से उसके लक्षण प्राप्त होंगे। दुर्बल अग्नि के भी लक्षण
कई बार मिलेंगे, कई बार नहीं मिलेंगे। यहां पर एक सवाल आया कि दुर्बल अग्नि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इमीडिएटली नहीं करती, बहुत लंबे समय तक दुर्बल अग्नि रहेगी तो वो एक कॉन्स्टिपेशन सिचुएशन क्रिएट करेगी। अब यहां पर लक्षणों में हमने दो डिवीजन करे। पहला डिवीजन जो कि है एक्यूट सिम्टम्स, जैसे आपने संधारण किया तो आपको एक्यूट सिम्टम्स क्या मिलेंगे। एब्सोल्यूट वहां लिखा हुआ है चरक सूत्र स्तन अध्याय 7 श्लोक नंबर 8 में उसकी सिम्टमोलॉजी लिखी है। चरक सूत्र स्तन अध्याय 7 नावेगान धारणी अध्याय श्लोक नंबर 8, वहां पर आपको मिलता है कि पक्वाशय शूलम, लोअर एब्डोमिनल पेन क्रिएट होने लग जाएगा। जहां पर भी मल को पक्व होना चाहिए उस एरिया में, बिकॉज ऑफ द मल संधारण, अगर आपने मल को संधारित किया है तो वहां दर्द होने लग जाएगा। दूसरा शिरशूलम, हमने देखा था मूत्र का भी विधारण करने से शिरशूल एक लक्षण क्रिएट होता है एक्यूट सिम्टोमोलॉजी में। पेशेंट अगर हेडेक के साथ में आता है और सीवियर हेडेक है तो आपको तुरंत भी पूछना चाहिए कि क्या आप मलों का विधारण, मतलब कि क्या आप बहुत बार यूरिन या मोशन रोकते हैं। तो आपको हेडेक में एक जो हेतु है वो ये भी प्राप्त होगा कि मलों का विधारण करने से उसे हेडेक कॉमनली मिलता है। साथ ही साथ वातो वर्चो अप्रवर्तनम, वात यानी कि अपान वायु, वर्च यानी कि मोशन, इन दोनों का ही अप्रवर्तन शुरू हो जाता है। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन क्रिएट होने लगती है। पेशेंट सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन में आता है, उसे फीलिंग रहती है सिर दर्द की, साथ ही साथ उसके मोशन नहीं क्लियर होते हैं और उसको अपान वायु बिल्कुल नहीं आती है। उसके लोअर जो लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ वो ये प्रेजेंटेशन अगर लेके आता है, और साथ ही साथ वो पिंडिकोद्वेष्टन, मतलब कि उसकी काफ मसल्स हैं उनमें सीवियर पेन वो बता रहा होगा अलॉन्ग विथ शिरशूल। अगर इन लक्षणों के साथ पेशेंट आता है और उसका पेट जो है वो डिस्टेंडेड है या आद्यमान की कंडीशन में वो है, तो इन सारे लक्षणों के साथ जब पेशेंट आता है, दीज आर द एक्यूट सिम्टम्स ऑफ पुरीश वेग विधारण। और पुरीश वेग विधारण के अगर इस सिम्टोमोलॉजी के साथ वो आया है तो इसमें पुरीश धरा कला भी दुष्ट है, पुरीश व स्रोतस भी दुष्ट है, और साथ ही साथ ये क्लियर है कि पुरीश के वेग का विधारण करने से ये लक्षण क्रिएट हुए हैं। तो संधारण जो शब्द है वो इतनी बड़ी सिम्टोमोलॉजी और इस सिचुएशन और इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब ट्रीटमेंट मॉड्यूल हमें देखना चाहिए कि एक्यूट सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट आए तो एक्यूट ट्रीटमेंट भी क्या होगा। तो उसके ही नेक्स्ट श्लोक को अगर आप देखेंगे तो चरक बहुत बहुत क्लियरली और बहुत साइंटिफिकली इसका ट्रीटमेंट बताते हैं कि एक्यूट पेन में, जब एक्यूट एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन आया है विद डिस्टेंशन आया है, उसको पिंडिकोद्वेष्टन हो रहा है, शिरशूल हो रहा है, उसको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, मतलब अपान वायु और वर्च दोनों ही बाहर नहीं आ रहे, तो क्या करना चाहिए। तब हमें देखिए इस बात को अच्छे से समझिए, कई बार ऐसे जो सिम्टम्स हैं वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी होते हैं। सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की सिचुएशन अगर है तो हमें पहले उसे प्रॉपरली डायग्नोस करना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट आपके पास इन लक्षण समुच्चय के साथ आता है तो सबसे पहले आपको लोअर एब्डोमेन में स्वेदन देना चालू करना चाहिए। वो स्वेदन नाड़ी स्वेद भी हो सकता है और पिंड स्वेद भी हो सकता है। जैसा कि हमने मूत्र व स्रोतस के अवरोध में देखा था कि वहां पर भी लोअर एब्डोमेन में आपको स्वेदन देना है, साथ ही साथ आपको अवगाह का पालन करना है। अवगाह के पालन करने के लिए वहां हमने गोक्षुरादि कषाय का यूज किया था, यहां पर आप त्रिकटु कषाय का भी यूज कर सकते हैं। यहां अभ्यंग देना है, अभ्यंग के लिए भी आपको उन द्रव्यों को इस्तेमाल करना है जो प्रमार्थी हो, जो जहां जहां पर भी मल अवरोध है तो वो उसे खींचकर बाहर निकाले। तो उसमें आपको मरीच और वचा का प्रयोग करना है। तो जो द्रव्यों में मरीच और वचा इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पिप्पले आदि घृत का इस्तेमाल करते हैं फॉर अभ्यंग। पिप्पले आदि घृत का रेफरेंस भी हमारे चरक चिकित्सा अध्याय 15 में आया है, पिप्पले आदि घृत का 14 में आया, अर्श की चिकित्सा में आया, तो पिप्पले आदि घृत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अभ्यंग। तो फर्स्ट स्टेप इज स्वेदन, सेकेंड स्टेप इज अभ्यंग, थर्ड स्टेप इज अवगाह, अवगाह स्वेदन आपको उसे देना है। फिर आया है वर्ती, वर्ती कल्पना का इस्तेमाल, मतलब कि सपोजिटरी का इस्तेमाल करने के लिए अगर पुरीश का अवरोध आपने क्रिएट किया है तो आपको सपोजिटरी का इस्तेमाल करना चाहिए और उससे आपको लाभ होगा। सपोजिटरीज के वर्णन शारंगधर संहिताओं में मल्टीपल वर्तियों का इस्तेमाल करने और बनाने के लिए विधि आई हैं। आप उसका इस्तेमाल पुरीश व स्रोतस की दृष्टि, जिसमें स्पेसिफिकली संधारण हेतु बनता है और इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आता है जो भी हमने डिस्कस किया, जिसमें पक्वाशय शूल है, शिरशूल है, पिंडिकोद्वेष्टन है, वात और वर्च का अप्रवर्तन है
और साथ ही साथ आद्यमान है। इन लक्षणों के साथ जब पेशेंट आपके सामने आता है, देन यूज दिस मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 9 में ही बताई है, जिसमें स्वेदन नंबर 1 पे है। सेकेंडली अभ्यंग है, फिर अवगाह है, वर्त है, उसके बाद वर्ती है। उसके बाद बताया बस्ती आपको चिकित्सा करनी है। बस्ती की जो चिकित्सा है वो है पिप्पल्यादि अनुवासन बस्ती का इस्तेमाल करा है चरक चिकित्सा अध्याय 14 श्लोक नंबर 131। पिप्पल्यादि तेल से आपको इस्तेमाल करनी है अनुवासन बस्ती, जो कि अर्श की चिकित्सा में आई है। वो आप आसानी से पुरीश के संधारण में, मतलब कि जब वहां पर पुरीश रुक गया है तब आप उसको यूज करें। हितम प्रतिहिते वर्चस्य अन्नपानम प्रमार्थी छाल, लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां बोला है कि आपको जब इस कंडीशन में मोस्ट सुटेबल सिचुएशन क्या है, हितम प्रतिहिते, हितम प्रतिहिते वर्चस्य, जब आपको वर्च जो कि पुरीश है, आपको उसे जब अनुलोमित करना है या फिर निकालना है उस स्थान से जो पुरीशवा स्रोतस में उस स्थान पे रुक गया है, तब आपको प्रमार्थी द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमें फिर से अतिदेश तंत्र युक्ति और दूसरी संहिता में जाकर इसके रेफरेंस को देखना चाहिए। तब आपको प्राप्त होगा कि शारंगधर संहिता पूर्व खंड में अध्याय 4 में प्रमार्थी द्रव्यों के बारे में रेफरेंस आया है। और प्रमार्थी द्रव्य का मतलब होता है ऐसे द्रव्य जो कि अपने निज वीर्य से, मतलब कि खुद की स्ट्रेंथ से, जो उसका वीर है, जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पे जहां पर भी मल का विदारण हो रहा है उसका इस्तेमाल आप करें। सबसे अच्छा प्रमार्थी द्रव्य जो है वो है मरीच, ब्लैक पेपर। घर में भी आसानी से मिल जाता है। जब आपके पास पेशेंट एब्सोल्यूट इस प्रेजेंटेशन के साथ आता है तब आप उसको मरीच का इस्तेमाल करें। दूसरा प्रमार्थी द्रव्य है वचा। प्रमार्थी द्रव्यों में मरीच और वचा का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से आप इसमें वात का अनुलोमन और मल के स्थान पे अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जो निकल नहीं रहा, तो आप वहाँ पर मरीच और वचा का इस्तेमाल करिए। उनमें वर्तियों में भी इसका इस्तेमाल करिए ज़्यादा प्रमाण के घी के साथ में, तब भी आपको आंसर अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आपको बस्तियों में भी जब आपको प्रमार्थी द्रव्यों का इस्तेमाल करिए तब भी आपको अच्छे रेफरेंस मिलेंगे। तो वर्ती और बस्ती, इन दोनों में ही आप प्रमार्थी द्रव्यों का इस्तेमाल करें। फॉर द ईटिंग पर्पज ऑल्सो आप मरीच और वचा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट विल गिव यू बेटर आंसर फॉर दिस सिचुएशन, एक्यूट सिचुएशन। और ऐसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ अगर पेशेंट आता है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलेंगे। सो अब क्रॉनिक सिचुएशन, जो कि बहुत ज़्यादा अलग जो हेतु हैं, जो संधारण के अलावा हेतु हैं, जैसे अति अशन अगर आप करते हैं, अजीर्ण का सेवन लगातार से, अजीर्ण के समय में अगर आप भोजन कर रहे हैं, अध्यशन अगर आप कर रहे हैं, और अगर आपकी अग्नि जो है वो दुर्बल हो गई है बिकॉज ऑफ गृहिणी के जो हेतु हैं उनका सेवन करते करते आपकी अग्नि अगर बहुत दुर्बल हो गई है, तब आपको क्या करना चाहिए। तब आचार्य चरक विमान स्थान अध्याय 5 में अंत में बताते हैं कि आपको अगर पुरीश्वा स्रोतस बहुत लंबे समय से खराब है, जिसके कारण आपको गृहिणी के सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं या अतिसार के सिम्टम क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कि मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम टाइप की सिम्टोमोलॉजी है, पेशेंट को मोशन क्लियर नहीं होते, कभी वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, कभी वो सीवियर लूज मोशन में जाता है, या फिर विभिन्न प्रकार के अतिसार के लक्षण अगर आपको प्राप्त होते हैं, तब आपको चिकित्सा मूल रूप से आचार्य चरक अनुरूप अतिसार की करनी चाहिए। फिर इसी चरक विमान अध्याय 5 श्लोक नंबर 26 का रेफरेंस लेके हमें मिला कि अतिसार की मूल चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। जब हमने चरक चिकित्सा में इसका रेफरेंस इन डिटेल देखा तो हमें अध्याय 19, मतलब कि जो चरक चिकित्सा अध्याय 19 जो कि अतिसार की चिकित्सा है, वहां पर ही इसे क्लब करना पड़ा। और उस क्लबिंग में हमने पाया कि यहां पर 2 मूल चिकित्सा बताई गई हैं कि आप पहले तो शोधन का इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन यहां पर द्रव्य जो सिलेक्शन है वहां पर दीपनी और संग्रहणी, इन दोनों संग्रहणी द्रव्यों का इस्तेमाल करें, जो कि अग्नि का दीपन, जो अग्नि जो है उसको मंद भी ना करें और साथ ही साथ अपचे हुए मल को बाहर निकालें, और अगर वो बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है तो उसे संधारण करें और रोकें। तो यहां पर मूल चिकित्सा जो होगी वो गृहिणी की और अतिसार की आपको क्लब करनी पड़ेगी। तो गृहिणी की जब आप चिकित्सा करते हैं तो मोस्टली दीपनी द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, दशमूलादि घृत को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां हमेशा समझिए, जब भी आप अन्नव स्रोतस और पुरीश्व स्रोतस की चिकित्सा कर रहे हो तो आपकी मूल चिकित्सा सिर्फ शोधन और शमन नहीं होनी चाहिए। मूल चिकित्सा आपकी
अन्न की होनी चाहिए, मतलब कि आहारी कल्पनाओं पे 50% ट्रीटमेंट होगा और 50% ट्रीटमेंट शोधन और शमन औषधियों के माध्यम से होगा। शोधन का भी कंडीशन, जब अगर अत्यधिक वायु है तो इमीडिएटली बस्तियों से स्टार्ट करें, जैसा मैंने आपको कहा कि एब्सोल्यूट अगर कंडीशंस हैं, मतलब कि एब्सोल्यूट एक्यूट कंडीशंस हैं, तब आप वहां पर वर्तियों का इस्तेमाल, बस्ती का इस्तेमाल, अवगाह का इस्तेमाल, अभ्यंग का इस्तेमाल, स्वेदन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब क्रॉनिक सिचुएशन में और डीप टर्म मतलब लॉन्ग टर्म से पेशेंट आता है, तब आपको द्रव्य सिलेक्शन करने चाहिए। द्रव्य सिलेक्शन में सबसे पहले आपको दीपनी और संग्रहणी द्रव्यों का सिलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद जब उसमें आहार कल्पनाओं को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। देखिए, आप जब चरक चिकित्सा अध्याय 19 देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आचार्य चरक आपको यही बताते हैं कि आपको आहार कल्पनाओं में इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि प्रमथ्या परिकल्पना, मतलब कि हॉट वाटर किससे सिद्ध होना चाहिए, वहां पर भी बोला है पिप्पली, शुंठी, धान्यक और अजवाइन, सिंपल सिंपल हरितकी और वचा, इनसे अगर आप सिद्ध करते हैं। चरक चिकित्सा अध्याय 19 श्लोक नंबर 21, 22 आपको एकदम इजी रेफरेंस देते हैं। फिर एक बहुत इन डेप्थ रेफरेंस आता है शमन औषधियों को सिलेक्ट करने के लिए, वहां पर आप दीपनी और संग्रहणी द्रव्यों को एक साथ सिलेक्ट करें। चरक चिकित्सा अध्याय 19 श्लोक नंबर 28, वहां पर आपको मिलता है कि आपको शालीपर्णी, पृष्ठपर्णी, बृहति, कंटकारी, बला, श्वदंष्टा, बिल्व, पाठा, मतलब कि दशमूल का ज्यादा इस्तेमाल करना। हमने गृहिणी में भी देखा कि दशमूलादि घृत को बहुत ज्यादा यूज किया गया है। ऐसे द्रव्य जो आपको सिर्फ दीपन करें, मतलब कि दीपनी महाकषाय जिसमें पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी ऐसे आसान द्रव्य आते हैं, जैसे पंचकोल आता है, इनका इस्तेमाल करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पुरीश्वा स्रोतस की कंडीशन में भी और अन्नवा स्रोतस में भी। आपको ये अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि जैसे इन लक्षणों के साथ पेशेंट आता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड फर्स्ट थॉट विच वी शुड गिव इज दशमूल एंड दीपनी महाकषाय। इनके बाद ही आप चिकित्सा को शुरू करें। चिकित्सा में भी मूल रूप से आपको अन्न चिकित्सा, मतलब कि आहारी द्रव्यों के माध्यम से चिकित्सा करना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद ये सिलेक्शन आपको होना चाहिए। पेशेंट की डाइट प्लानिंग को बहुत प्रॉपरली आपको समझाना चाहिए और एक पूरा दिन उसको एक पाचक जल देने की कंडीशन रखनी चाहिए, जिससे द्रव्यों जो उसके दोष हैं उनका पाचन हो। जिसमें कि चरक चिकित्सा अध्याय 19 श्लोक नंबर 22 में बड़ी आसानी से वचा प्रतिविषभ्यम मुस्तका मुस्तक परपट के नवा, मतलब कि सिंपल मुस्ता, परपट और वचा, इनके द्रव्यों को दिन भर पीने के लिए आप दें और पेशेंट को सिंपल दोषों का पचन करने की सिचुएशन में पहले ले आए। अगर आपने दोष पचन सबसे पहले किए हैं तो आपकी 50% शमन कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और पेशेंट पुरीश्वा स्रोतस दृष्टि से बहुत इजीली बाहर आने लग जाएगा। जो कि लॉन्ग टर्म से भी बीमार पेशेंट है, सबसे पहले हमें उसकी डाइट प्लान और उसकी एक्सरसाइज मॉड्यूल को डिसाइड करना चाहिए। अगर हमने ये नहीं किया है तो हमारा पेशेंट डेफिनेटली कभी भी ठीक नहीं होगा। लॉन्ग टर्म जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट सबसे ज्यादा हमारे पास आते हैं, उनमें मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट व्हाट वी शुड गिव इज दीपनी महाकषाय। सिंपल पंचकोल का इस्तेमाल करें, सिंपल दशमूल का इस्तेमाल करें, वहां से उसके खाने और पानी में आपको दशमूल और पंचकोल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना चाहिए। उसके साथ में मुस्ता और परपट इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसके बाद जब आपको लग रहा है कि पेशेंट का अतिसार ज्यादा है और उसकी ग्रहणी की कंडीशन कम है, तो हमें संग्रहणी द्रव्यों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सिंपल बिल्व का इस्तेमाल एड ऑन करना चाहिए, सेंधा नमक का इस्तेमाल एड ऑन करना चाहिए और विड नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। खट्टी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए जब भी आप ग्रहणी और अतिसार की चिकित्सा देखेंगे, हर चीज में दही और मठे का इस्तेमाल, मतलब कि बटर मिल्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है। तो तक्र आपका सेकेंड सेगमेंट आता है। जब आपने द्रव्य सिलेक्ट करे, अब एक बार बार ग्रहणी और अतिसार की चिकित्सा में आपको लघु अन्न सेवन करने के लिए आता है। यवागुओं का सेवन करिए, यूष का सेवन करिए, यवागु का सेवन करिए, यूष का सेवन करिए। मल्टीपल टाइम्स आचार्य चरक आपको ये रिफ्लेक्शन देते हैं, बार बार इंडिकेट करते हैं कि मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका आहारी परिकल्पनाओं पे है। तब आपको मिलता है लघु अन्न कौन कौन से दिए जाएं। लघु अन्न, तो लघु अन्न की लिस्ट आपको देखने के लिए आचार्य चरक मल्टीपल जगहों पे आपको सपोर्ट करते हैं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में लघु अन्न की एक बड़ी लिस्ट है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 5, जहाँ की मात्रा शिति अध्याय में गुरु अन्न और लघु अन्न के बारे में बहुत ज्यादा इन डिटेल समझाया गया है।
पूरे के पूरे ग्रहणी अध्याय और पूरा का पूरा अतिसार अध्याय, इन दोनों जगहों पे जितनी भी प्रमथ्याएं यूज करी गई हैं, जितने भी यूष का इस्तेमाल किया गया है, वो सभी लघु अन्न से है। जैसे कि यव, मूंग, उड़द नहीं है एक्चुअली, उड़द जो है वो बेसिकली लघु अन्न नहीं है, लेकिन मूंग का जो सेवन करना है, बेर का जो सेवन करना है, बिल्व का जो सेवन करना है, इन सब से यूष को निर्माण करना है। इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तक्र का प्रयोग करना आपके लिए उपयोगी है। ये लघु अन्न, सिंपल मूंग दाल खिचड़ी का आप प्रयोग करें। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है इन द केस ऑफ नॉन वेजिटेरियन पेशेंट, तो आप वहाँ पर मांस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैक्सिमम टाइम पे पंचकोल सिद्ध मूंग दाल खिचड़ी और तक्र, इसका इस्तेमाल आपको पेशेंट में करना चाहिए। लघु अन्न में आपके लौकी का सेवन करना, तोरई का सेवन करना, मुनक्के का सेवन करना, इन सभी का आप इस्तेमाल करें। खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए भी करना चाहिए, वो रिद्ध होती हैं और वहाँ पर एक्सेसिव अगर अतिसरण हो रहा है तो उसको भी रोकती हैं। तो इन कंडीशन में आपको जो मेन द्रव्य हमने सिलेक्ट करना है वो है दशमूल, बिल्व और पंचकोल। ये हमारे मेन द्रव्य सिलेक्शन है। अन्न में आपको यूष कल्पना या वागु कल्पनाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है खिचड़ियों पे ज़्यादा आपको यूज़ करना है, प्रमथ्या का यूज़ ज़्यादा करना है। ये सिलेक्शन करने के बाद आपको उसमें ये रजीम बनानी है कि पंचकम कौन से हैं। तो मूल रूप से आपको वर्तियों और बस्ती कर्म का इस्तेमाल करना है। बस्तियों में भी आपको जो निरूबस्ती है वो उत्तम मात्रा में, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी निरूबस्ती नहीं देनी है। अप टू 640 ml यू कैन ईजिली गिव। सो इस तरीके से शोधन मॉड्यूल, शमन मॉड्यूल, आहार कल्पना आप यूज करके इसकी मूल चिकित्सा कर सकते हैं। देखिए, आपको हर एक चिकित्सा को लिखवाना और समझाना इसलिए पॉसिबल नहीं है 45 मिनट्स में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस जगह का रेफरेंस समझ में आए कि आपको अतिसार और ग्रहणी अध्यायों में से रेफरेंस निकालना है। और पेशेंट जब इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आता है तो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दीपन से शुरू होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। रेफरेंस ऑफ अम्ल द्रव्य अति संग्रहण के लिए पूछा गया एक सवाल है कि अति संग्रहण में आप कैसे अम्ल द्रव्यों का इस्तेमाल करें। उसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 19 और श्लोक नंबर 43 पे आप जाएंगे, तब भी आपको गुदब्रंश में चांगेरी का इस्तेमाल करते हुए आपको अम्ल द्रव्यों में प्राप्त होगा। और बहुत ही जगहों पे इसके साथ में रेफरेंस आया है। जब आप चांगेरी घृत को देखते हैं, चव्यादि घृत और चांगेरी घृत को देखते हैं, श्लोक नंबर 43-44 चरक चिकित्सा अध्याय 19 43-44, तो आपको मिलता है कि खट्टे अनारदाने, वहां लिखा हुआ है पेयम अम्लम घृत युक्त्या। तो आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि अम्ल हो। वो आपको अगर मोशन के साथ में ब्लीडिंग हो रही है तब भी, और साथ साथ में अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव मोशन हो रहे हैं पूरी जरा कला दुष्टि के कारण, तब भी आपको अम्ल द्रव्यों का इस्तेमाल उसके संधारण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मेन थॉट क्या है कि अगर पेशेंट आपके पास अतिसरण के लिए आ रहा है तो आप उसमें अतिसार को मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लें। जिसमें भी अगर ब्लाइंडली आप शुरू करना चाहें तो आप दीपन द्रव्यों से शुरू करें। साथ ही साथ पेशेंट जब आपके पास गृहिणी की कंडीशन लेकर आ रहा है तब भी आपको दीपनी द्रव्यों का ही इस्तेमाल करना होगा और वहां पर आपको लाभ मिलेगा। सो इस तरीके से हेतु, लक्षण और औषधियों में आप एक दूसरे में समीकरण करें और इन ट्राइपॉड के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट मॉड्यूल डिजाइन करें। तो पुरीश जरा कला में भी हमने देखा, पुरीश व स्रोतस में मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ग्रहणी अतिसार एंड इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया 2 भागों में विभाजित किया हमने। या फिर आपने एक्यूट लक्षणों में जो कि पुरीश के संधारण करने से लक्षण क्रिएट हुए थे उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिला एक्यूट में। क्रोनिकली अध्यशन करने से यानी कि ग्रहणी और अतिसार के जो लक्षण है वो आपको प्राप्त हुए, उसमें भी मूलतः आपको ग्रहणी के लक्षण प्राप्त हुए। एक अंतिम बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हर चैप्टर में आपको समझनी है कि ये तो आपके फिजिकल टर्म्स हैं, फिजिकल प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आएगा, लेकिन मानसिक रूप से अगर वो पीड़ित होगा तो उसमें अतिसार के लक्षण जो है मनोवा स्रोत दृष्टि के कारण भी अतिसार के लक्षण क्रिएट होंगे। तो उस अतिसार को समझने के लिए उसकी फिजिकल सिचुएशन और उसके हेतुओं को समझने के साथ साथ प्रज्ञा पराजन्य और मानसिक अवस्थाओं के जो हेतु हैं, जो सत्व की दृष्टि है, उसको भी अच्छे से ध्यान में रखें।
ये प्रत्येक चैप्टर में और प्रत्येक स्रोतस में आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे पेशेंट को कंप्लीट डायग्नोसिस पे मत लाएं। उसके साइकोलॉजिकल जो हेतु हैं उनको भी अच्छे से डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट सत्वावजय चिकित्सा के माध्यम से आपको डेफिनेटली करना है। उसके लॉजिक पेशेंट को समझाने हैं, उसे कंसोल करना है और उसके थ्रू से ट्रीट करना है। सो बाय ऑल दिस हम हर पेशेंट को कंप्लीटली हील कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे अगर आपको हेतुओं का नॉलेज प्रॉपर रूप से आता है और अगर आप लक्षण के साथ उसे क्लब कर पाते हैं तो चिकित्सा करना बड़ा आसान है। आपको चिकित्सा पुरीश्वर स्रोतस में आपने देखा कि दीपन और संग्रहण माध्यम से आप उसकी चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। उसका डाइट प्लान बनाइए, उसके एक्सरसाइज मॉड्यूल बनाइए। जब आपके पेशेंट एक्सेसिव डिहाइड्रेटेड है तो उसे हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, अदरवाइज सिर्फ लोअर एब्डोमेन और पक्वाशय को मूव करने वाली और स्वेदन करने वाले व्यायाम आपको क्रिएट करने हैं। इसमें लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी और ज़्यादा रिजल्ट देंगी। सो बाई दिस वे वी कैन ट्रीट द पेशेंट वेरी इजिली। उसका डाइट प्लान अन्नवा स्रोतस में, पुरीश्वर स्रोतस में मूलतः आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डाइट प्लान इन दोनों स्रोतसों में नहीं दिया तो पेशेंट में बार बार रिकरेंस होता है और बार बार इन लक्षणों के प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आता है। संधारण करना आपने देखा सभी स्रोतसों में बहुत बार आया। अगर आप संधारण को प्रॉपरली देखते हैं, नावेगान धारणी अध्याय को हमेशा ध्यान में रखें। उनमें जिन वेगों के कारण ये लक्षण क्रिएट हो रहे हैं वो हमारे मेन रूप से निदान है, उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार। और हम पुरीश्वर स्रोतस के आगे अब हम देखेंगे कि मनोवर स्रोतस किस तरीके से दुष्ट होता है और हमें उसके ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी में क्या क्या सोचना चाहिए। चरक चिकित्सा में हमने बहुत सारे अध्यायों में देखा कि वो स्रोतसों के साथ लिंक है, जैसे कि पुरीश्वर स्रोतस में अतिसार का अध्याय लिंक है, अन्नवा स्रोतस में गृहिणी का अध्याय लिंक है, अर्श का अध्याय लिंक है। उनकी चिकित्सा को हम यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन ट्रीट द पेशेंट। एक और सवाल आया है कि लोअर एब्डोमेन स्वेदन के पहले स्नेहन आवश्यक है क्या। यहां पर अगर आप देखें तो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी में आचार्य चरक बहुत क्लियरली कहते हैं कि यहां सबसे पहले स्वेदन से शुरू करें, फिर अभ्यंग करें पुरीश्वर स्रोतस में, फिर अवगाह का इस्तेमाल करें। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट। इस मेथोडोलॉजी से ट्रीटमेंट करना है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अभ्यंग करना है लोअर एब्डोमेन में, आपको स्वेदन से ही शुरू करना है। स्वेदन के रिजल्ट ना आने पे आपको अभ्यंग करना है, फिर अवगाह देना है, फिर वर्तियां देना है, फिर बस्तियां देना है और फिर अंत में आपको प्रमार्थित द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। सो इन दिस वे आपको अगर पुरीश्वर स्रोतस में आपने संधारण क्रिएट किया है पुरीश का तो आपको ये लक्षण होंगे और इन्हीं के माध्यम से आपको ट्रीटमेंट लेना है। थैंक यू सो मच। आप अपने घर में ही रहें, अपने आप को सेफ रखें, आयुर्वेद की परिकल्पनाओं और दिनचर्या और ऋतुचर्या का कंप्लीटली फॉलो करें। आपके पास अभी समय है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और संपूर्ण आयुर्वेद पद्धति से अपनी लाइफ को जिएं, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच। एंड एक साइंटिफिक थॉट पे हमेशा अपने आयुर्वेद को सबके सामने रखें और संपूर्ण जनता के सामने हमेशा अपने ग्रंथ का, अपने आयुर्वेद का साइंटिफिक वर्जन देने की हमेशा कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार।